मरने के बाद क्या होता है? क्या हमारी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है या फिर हम किसी और रूप में जिंदा रहते हैं? आखिर वो क्या चीज है जो हमें होशो हवास से भरपूर एक यूनिक इंसान बनाती है? फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्नेहास फेरी टेल और आज हम जानने वाले हैं कि मरने के बाद क्या होता है। वो क्या चीज है जो हमें अपने होने का एहसास दिलाती है। हमारे वजूद से जुड़ी ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। ये एक ऐसी गुत्थी है जिसे सुलझाने में साइंस आज तक नाकाम रही है। लेकिन अब इस मॉडर्न दुनिया के कुछ बायोलॉजिस्ट, फिजिसिस्ट और फिलोसोफर्स इस बड़े सवाल के जवाब के बेहद करीब पहुंच चुके हैं कि क्या मरने के बाद भी लाइफ है? क्या हमारी मौत के बाद हमारा अंत हो जाता है या फिर हमारे अंदर कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जो मरने के बाद भी हमारे शरीर को छोड़कर ही सही लेकिन जिंदा रहती है? फ्रेंड्स, इस दुनिया के फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट हजारों सालों से इस मिस्ट्री को ढूंढते आए हैं और यही इस दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है और इसे आज नहीं तो कल हमें फेस करना ही पड़ेगा। सब सोचते हैं कि मरने के बाद हम इंसानों का क्या होता है। क्या हम हमेशा के लिए अर्थ को छोड़ देते हैं या किसी और रूप में जिंदा रहते हैं? हिंदू, क्रिश्चियन और मुस्लिम ये मानते हैं कि मरने के बाद अच्छे लोग स्वर्ग में जाते हैं और बुरे लोग नर्क में। कुछ रिलीजन्स के अकॉर्डिंग इंसान मरने के बाद एक अलग ही किसी और दुनिया में चला जाता है, मानो वो किसी और डायमेंशन में चला जाता हो। और कुछ और रिलीजन्स में ये कहा जाता है कि इंसान मरने के बाद कुछ समय बाद इसी धरती पे दोबारा जन्म लेते हैं। लेकिन इन सभी रिलीजन्स की, इन सभी बिलीफ में एक बात कॉमन है और वो ये कि हमारी बॉडी सिर्फ हमारी आत्मा का पहनावा है और आत्मा अमर है। और अगर ऐसा है तो क्या इस बात को साइंटिफिकली प्रूफ किया जा सकता है? चलिए इस पर हुई रिसर्च से इसे समझते हैं। इनसे मिलिए, ये है एबन अलेक्जेंडर। ये पिछले 15 सालों से हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में न्यूरो सर्जरी करते और पढ़ाते आए हैं। लेकिन 2008 में उनके करियर में अचानक एक बहुत ही अजीब मोड़ आया जिससे मौत के बाद की लाइफ की संभावना का उन्हें गहराई से एहसास हुआ। ये उस समय एक बहुत ही रेयर बीमारी बैक्टीरियल एंजाइटी के शिकार हो गए और कोमा में चले गए। अलेक्जेंडर की इस बीमारी से बाहर आने के चांसेस बहुत ही कम थे क्योंकि उनका नियोकॉर्टेक्स यानी कि दिमाग का वो हिस्सा जो हमें इंसान बनाता है वो पूरी तरह से बंद हो चुका था। 7 दिन की एक तरह की दिमागी मौत के बाद अलेक्जेंडर आखिर कोमा से बाहर आए। ये सच में एक चमत्कार ही था कि अगले महीने तक ही वो पूरी तरीके से ठीक हो गए। लेकिन जब वो कोमा में थे तब उनके साथ कुछ हुआ था। अलेक्जेंडर ने बताया कि जब वो कोमा में थे तब उन्हें कैसा फील हो रहा था। उस समय उन्हें कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, बस कुछ ब्लर सा ब्राउन, रेड या ब्लैक जैसा दिख रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनकी पूरी बॉडी का कोई भी पार्ट उन्हें महसूस नहीं हो रहा है। उन्हें लग रहा था कि वो बहुत दिनों से किसी एक जगह में हैं। उन्हें ना अपनी लाइफ याद थी और ना उनकी कोई यादें। आईसीयू रूम में जब वो थे तब उनके आसपास क्या हो रहा था उन्हें ये भी पता नहीं था। उन्हें बस एक स्लो म्यूजिक सुनाई दे रहा था। इस म्यूजिक के साथ ही वो धुंधलापन और अंधेरा छटता चला गया। उन्हें लग रहा था कि मानो ये म्यूजिक उन्हें कहीं ले जा रहा है और अचानक उन्होंने अपने आप को एक बहुत ही खूबसूरत वादियों में पाया। उन्हें ऐसा फील हो रहा था जैसे वो उड़ रहे हैं। उन्हें अपनी बॉडी का, हाथ का, पैर का कोई भी एहसास या कोई भी अनुभव नहीं हो रहा था। किसी भी पेन के बिना, किसी भी मांस के बिना बस वो कहीं उड़ रहे हो ऐसा लग रहा था उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो एक छोटा सा पार्टिकल है और इसके बाद अलेक्जेंडर इस यूनिवर्स को छोड़कर एक ऐसी दुनिया में चले गए हैं जिसे वो आज भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उन्होंने इस दुनिया को एक नाम दिया है जिसे वो कोर कहते हैं। ये जगह बहुत ही बड़ी थी और उसका कोई भी एंड नहीं था। हालांकि वहाँ थोड़ा अंधेरा था लेकिन अलेक्जेंडर ने पाया कि वो इस यूनिवर्स से बाहर किसी और ही दुनिया में होने का एहसास कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अलेक्जेंडर ने जो एक्सपीरियंस किया बिल्कुल ऐसा ही एक्सपीरियंस पहले भी कई लाखों और करोड़ों लोग कर चुके हैं जो मौत के मुंह से बाहर निकल कर आए। लगभग ये सभी लोग इन सब बातों का दावा करते हैं। एबन अलेक्जेंडर का ये अनुभव सच में इतना अच्छा था कि इस अनुभव ने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी। लेकिन किसी भी तरह
उनके इस अनुभव को बेजोड़ नहीं कहा जा सकता। आइए अब इनसे मिलते हैं। ये है ब्रूस ग्रेसन। ये यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में मनोचिकित्सक हैं और इन्होंने मौत के मुंह से आने वाले करीब 1000 से भी ज्यादा केसेस को स्टडी की है। उनका कहना है कि मौत से वापस आने वाले लगभग ज्यादातर लोगों का एक्सपीरियंस एक जैसा ही होता है। उन्हें बेहद शांति और सुख का एहसास होता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने शरीर को छोड़ दिया है। उन्हें कोई रोशनी नजर आती है और उन्हें लगता है कि वो रोशनी उन्हें अपनी ओर खींच रही है। कुछ लोगों को कभी कोई फरिश्ता, कोई देवता या कोई पारलौकिक शक्ति भी नजर आती है। कई साइंटिस्ट इस दावों को नहीं मानते। उनका मानना है कि ये बस इंसान के दिमाग का फितूर है और ऐसा तब होता है जब बहुत ही ज्यादा शारीरिक दबाव की सिचुएशन में हमारे दिमागी नर्व सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती। 1970 में यूएस की एयरफोर्स अनजाने में इसके रिगार्डिंग एक एक्सपेरिमेंट कर बैठी। वैज्ञानिकों ने पायलट्स को सेंट्रीफ्यूज यानी कि एक तरीके की मशीन में घुमाकर उनकी बॉडी पे जी फोर्स डाला। फ्रेंड्स, जी फोर्स स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट पे लगता है, इसलिए उन्हें जी फोर्स का ये एग्जाम पास करना पड़ता है। और इस एक्सपेरिमेंट में पायलट्स के बॉडी का पूरा ब्लड उनके पैरों में पहुंच गया और उनके दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो गई। इस वजह से ये सब बेहोश हो गए और होश में आने पर कुछ पायलट्स ने बताया कि उन्हें एक चमकदार रोशनी नजर आई थी। कुछ ने बताया कि वो अपनी बॉडी से बाहर आ चुके थे और ऊपर से अपनी बॉडी को देख रहे थे। और ये सभी एक्सपीरियंस उन लोगों के एक्सपीरियंस से काफी मिलते जुलते थे जो ये दावा कर रहे थे कि वो मौत के मुंह से बाहर आए हैं। लेकिन इन दोनों में सिर्फ एक बड़ा डिफरेंस था कि वो लोग किसी बीमारी के कारण या किसी एक्सीडेंट के कारण मौत से बचकर वापस आए थे। और इन पायलट्स पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिनमें उनके ऊपर फोर्स लगाया गया था। पायलट्स में से किसी भी पायलट ने ये क्लेम नहीं किया कि उन्होंने किसी फरिश्ते को, किसी देवदूत को या अपने मरे हुए किसी रिश्तेदार को देखा है। तो फिर इसका क्या मतलब समझें? क्या मौत के मुंह से बाहर आने वाले लोगों के ये तजुर्बे किसी ऐसे मन का आखिरी ख्वाब होते हैं जो दम तोड़ने वाला है, या फिर ये इस बात का सिग्नल है कि मौत के बाद भी कुछ है? इसे जानने के लिए हमें साइंटिफिक फैक्ट्स को देखने की जरूरत है, जिसे ह्यूमन सोल का पता लगाया जा सकता है। आपको क्या लगता है, आत्मा एक मनगढ़ंत चीज है या फिर यूनिवर्स का कोई फंडामेंटल पार्ट? क्या मौत के बाद लाइफ है? और ये सवाल वैज्ञानिकों के एक और दूसरे सवाल से जुड़ा हुआ है और वो ये है कि कॉन्शियसनेस क्या है, यानी चेतना। चेतना कहाँ से आती है और मरने के बाद वो कहाँ चली जाती है? चलिए इस सवाल के जवाब को जानने के लिए हम मिलते हैं डॉक्टर स्टुअर्ट हैमरॉफ से, जो यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में कॉन्शियसनेस स्टडी के डायरेक्टर हैं और एक एनेस्थीसियोलॉजी हैं। डॉक्टर का कहना है कि एनेस्थीसिया देने के बाद मरीजों को टाइम का पता नहीं चलता और उन्हें नहीं पता होता कि वो 5 मिनट से बेहोश हैं या 5 घंटे से। एनेस्थीसिया हमारे कॉन्शियसनेस को हमसे छीन लेता है, लेकिन फिर भी इसके इफेक्ट में भी हमारा दिमाग अच्छी तरह से काम करता रहता है। एनेस्थीसिया देने के बाद हमें कुछ पता क्यों नहीं चलता, ये अब भी एक मिस्ट्री है। ऑपरेटिंग रूम में कई साल तक मरीजों को देखने के बाद हैमरॉफ के मन में ये जानने की क्यूरियोसिटी हुई कि आखिर दिमाग में होने वाली हरकतें और कॉन्शियसनेस एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड हैं। और एक दिन उनकी मुलाकात महान ब्रिटिश फिजिसिस्ट रोजर पेनरोज से हुई और उन दोनों ने मिलकर इस पर स्टडी किया और एक नई क्रांतिकारी थियरी बनाई कि आखिर हमारा दिमाग किस तरह से काम करता है। ये थियरी टाइम के साथ एक साइंटिफिक बहस में बदल गई और जिसका आधार हमारे दिमाग के ब्रेन सेल में मौजूद वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम माइक्रोट्यूबल्स कहते हैं। ये माइक्रोट्यूबल्स हर सेल में एक तरह से जंगल की तरह फैले हुए होते हैं और इन्हीं से उस सेल की बनावट और उसका आर्किटेक्चर तैयार होता है। ये माइक्रोट्यूबल्स किसी कंप्यूटर की परफेक्ट डिजाइन की तरह होते हैं और मॉलिक्यूलर लेवल पर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये माइक्रोट्यूबल्स न्यूरॉन्स के साथ मिलकर हमारे दिमाग में एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह काम करते हैं। फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारे दिमाग के 2 हेमिस्फेयर हैं और दिमाग का एक पार्ट शरीर के उसके अपोजिट पार्ट को कंट्रोल करता है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारे दिमाग में ये दोनों ही हेमिस्फेयर इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंटली काम करते हुए भी जब इनमें से किसी एक में हरकत होती है तो उसका असर दूसरे पर भी होता है। हालांकि इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी ये क्यों होता है? इस बात पर हैमरॉफ और पेनरोज का कहना है कि जब दिमाग के कोई एक सेल के माइक्रोट्यूबल्स में बदलाव होता है तो उसका असर दिमाग के दूसरे सेल के माइक्रोट्यूबल्स पर भी पड़ता है। और इतना ही नहीं, क्वांटम थियरी के अकॉर्डिंग स्पेस की हर जगह पर और खाली जगह पर भी कोई न कोई जानकारी मौजूद रहती है। डॉक्टर का मानना है कि यूनिवर्स के इस यूनिक स्ट्रक्चर में हर जगह इंफॉर्मेशन है और ये क्वांटम इंफॉर्मेशन सीरियली आगे नहीं बढ़ती है। ये इंफॉर्मेशन ट्रैवल नहीं करती कि पहले ऊपर और फिर नीचे या फिर यहाँ या वहाँ, लेकिन ये इंफॉर्मेशन इस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है कि अगर यहाँ कुछ होता है तो उसका असर वहाँ भी नजर आएगा। इसका मतलब है कि माइक्रोट्यूबल्स में अवेलेबल इंफॉर्मेशन दिमाग के बाहर यूनिवर्स से कांटेक्ट में आते ही उससे जुड़ सकती है। न्यूरॉन्स के एक दूसरे के जुड़ने की बनावट से हम ये जान सकते हैं कि दिमाग में मौजूद जानकारी भी ब्रह्मांड की बाहर मौजूद जानकारियों से एक दूसरे से कनेक्ट होकर बनी हुई हैं। हैमरॉफ के अकॉर्डिंग हमारी आत्माएं न्यूरॉन्स के मुकाबले कई ज्यादा बुनियादी चीज से बनी हुई होती हैं, बल्कि हमारी आत्माओं की रचना उस चीज से हुई है जिससे हमारा ब्रह्मांड बना है। हैमरॉफ के अकॉर्डिंग कॉन्शियसनेस या उससे पहले जो प्री कॉन्शियसनेस होती है, जिसे हम प्रोटो कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं, उसका वजूद ब्रह्मांड में शुरू से ही है, शायद बिग बैंग के समय से। और इससे हमें उस हिंदू और बौद्ध मान्यता की याद आती है जिसके मुताबिक चेतना को ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण अंग कहा जाता है और शायद वो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। अगर कॉन्शियसनेस एक क्वांटम प्रोसेस है तो शायद इससे उस मिस्ट्री से पर्दा उठ सकता है कि जब हम मौत की दहलीज पर कदम रखते हैं तब क्या होता है। इस पर डॉक्टर हैमरॉफ का कहना है कि मान लीजिए कि जब किसी मरीज का दिल धड़कना बंद हो जाता है, उसकी बॉडी के पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं और उसके माइक्रोट्यूबल्स अपना क्वांटम स्टेज खो बैठते हैं, तब कह सकते हैं कि इस इंसान की मृत्यु हो गई है। लेकिन इन सब के बावजूद भी उसके माइक्रोट्यूबल्स में जो क्वांटम इंफॉर्मेशन मौजूद थी वो डिस्ट्रॉय हो ही नहीं सकती है, वो यहाँ वहाँ बढ़ जाती है और ब्रह्मांड में घुल जाती है। अगर किसी तरह मरीज को फिर से जिंदा करने में कामयाबी मिल जाती है तो ये सारी इंफॉर्मेशन फिर से उन माइक्रोट्यूबल्स में चली जाती है और मरीज कहता है कि मैं मौत के दरवाजे पर दस्तक देकर आ रहा हूँ। लेकिन अगर उस मरीज की मौत हो जाती है तो हो सकता है कि शायद वो क्वांटम इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए उसकी बॉडी के बाहर मौजूद रहती हो, आत्मा के रूप में। दुनिया के कई वैज्ञानिकों के लिए इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल है कि आत्मा इस ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा है, लेकिन हैमरॉफ की ये थियरी और उनकी रिसर्च डे बाय डे इस बात को पक्का कर रही है। हाल ही में क्वांटम इफेक्ट के जरिए कई बायोलॉजिकल प्रोसेस को कंट्रोल होते हुए देखा गया है। अभी तक इस थियरी को कोई भी चुनौती नहीं दे सका है और इस थियरी के सपोर्ट में नए नए प्रूफ लगातार सामने आते जा रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि आत्मा क्या होती है या क्या हो सकती है, लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी है कि ये कॉन्शियसनेस या आत्मा आखिर आती कहाँ से है और हम मर जाते हैं तो ये कहाँ चली जाती है। अगर हमारे पास इसे मेजर करने का कोई टूल होता तो शायद हम इस सच के करीब पहुंच सकते थे और पॉसिबल है कि ये टूल जल्दी ही हमारी पहुंच के करीब हो, क्योंकि एक वैज्ञानिक हमारी इस गहराइयों को सुलझाने की कोशिश कर रहा है, हमारे उस मिस्टीरियस मेंटल प्रोसेस का पता लगाने की उम्मीद में जिसकी वजह से हम वो बनते हैं जो हम हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन के प्रोफेसर जूलियो टोनानी का कहना है कि जब हम सोते हैं तब भी हमारी कॉन्शियसनेस चली जाती है, लेकिन स्टडी में उन्होंने पाया है कि जब अनकॉन्शियस और सोते हुए लोगों के दिमाग को उन्होंने पढ़ने की कोशिश की तो लगता है कि घर में कोई है। इसका मतलब है कि हमें कॉन्शियस रखने वाले सिर्फ हमारे ब्रेन सेल्स ही नहीं, लेकिन हमें अपने अस्तित्व का एहसास दिलाने वाले कोई और चीज भी है। इस कोई और चीज को कुछ वैज्ञानिक दिमाग के हार्डवेयर से पैदा हुआ एक सॉफ्टवेयर कॉन्शियसनेस मानते हैं, तो कई वैज्ञानिक आत्मा के एग्जिस्टेंस को मानते हैं। अब ये आत्मा क्या होती है,
क्या वो कोई एनर्जी है या कोई ऐसी चीज जिसे हम छू सकते हैं? क्या उसमें कोई वजन होता है? 1907 में डॉक्टर डंकन मैकडुगल ने बताया था कि आत्मा का वेट लगभग 21 ग्राम होता है। टीबी के मरते हुए मरीजों का वजन तौलने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे थे। 100 साल से भी ज्यादा टाइम निकल गया, लेकिन कोई उनके एक्सपेरिमेंट को आगे नहीं बढ़ा पाया है, क्योंकि वेट करने के लिए कोई चीज हाथ आती ही नहीं है। तो क्या कोई ऐसी चीज है जो हमारे हाथ तो नहीं आती, लेकिन उसी की वजह से हम हैं? आत्मा पर अलग अलग वैज्ञानिकों की अलग अलग राय है। कुछ वैज्ञानिक इस पर यकीन नहीं करते तो कुछ वैज्ञानिक आत्मा में बिलीव करते हैं। हालांकि हमें ये नहीं पता कि आत्मा एग्जैक्टली है क्या, वो कहाँ से आती है और कहाँ जाती है, लेकिन कई लोग और कई वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि कोई चीज है जो हमें बनाती है। चलिए फ्रेंड्स, इस बात को अब फाइनली एक और लेकिन नए वैज्ञानिक नजरिए से देखते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंस दुनिया में सिर्फ दो चीजें हैं, एक एटम और दूसरी एनर्जी। पूरा यूनिवर्स सिर्फ इन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। आप किसी भी चीज को देख लो, चाहे वो प्लैनेट हो, स्टार्स हो, नेबुला हो, मोबाइल हो, टीवी हो, कंप्यूटर हो, आप हो, मैं हूँ, पानी हो, खाना हो, कुछ भी हो, ये सब कुछ एटम से मिलकर बना है। इस एक माइक्रो एटम से ये सारी चीजें बनी हैं, ये पूरी दुनिया, ये पूरा यूनिवर्स। और जो चीज एटम से नहीं बनी है वो एनर्जी से बनी है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, हीट, स्पीड, लाइट और फोर्स। ये सभी चीजें एनर्जी से बनी हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि साइंस कहती है कि ना तो एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है और ना ही एटम, मतलब ये बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती हैं। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, दूसरे से तीसरे में और तीसरे से चौथे में चीजें बदल सकती हैं, लेकिन इन चीजों को चलाने वाली या बनाने वाली एनर्जी और मॉलिक्यूल का कभी भी अंत नहीं होता है। ये दोनों चीजें कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। इसीलिए अगर आपका शरीर मर जाएगा तो आपके शरीर और उसमें मौजूद एनर्जी अलग अलग हो जाएगी। शरीर के सभी मॉलिक्यूल्स का विसर्जन हो जाएगा और वो मॉलिक्यूल्स कोई और अलग फॉर्म ले लेंगे, जैसे कि राख बन जाएंगे या कंकाल बन जाएंगे या कंकाल का कोई और फॉर्म ले लेंगे। और ठीक वैसे ही शरीर से अलग हुई एनर्जी भी किसी और फॉर्म में ढल जाएगी। और सिर्फ शरीर ही नहीं, दुनिया में आप जो भी चीज फील कर सकते हैं, जो भी चीज देख सकते हैं, उन सब का सिर्फ चेंज हो सकता है। कंप्लीटली अंत तो कभी होगा ही नहीं। और ये प्रूफ हो चुका है कि इस यूनिवर्स की एनर्जी स्टैटिक है, उसका परिवर्तन हो सकता है, लेकिन उसका ना तो अंत हो सकता है और ना ही उसमें कोई एडिशन हो सकता है। आत्मा क्या है या मौत के बाद क्या होता है? हो सकता है कि इसे हम फ्यूचर में थोड़ा और करीब से समझ पाएं और जान पाएं, लेकिन एक बात अभी समझ लेनी जरूरी है कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, इसलिए इससे डरने की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप मर भी जाओ तो आप एक नई शुरुआत में परिवर्तित होना शुरू हो जाओगे। आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आपकी डेथ हो चुकी है, आपका सिर्फ परिवर्तन होगा, एक वस्तु में से दूसरी वस्तु में, दूसरी में से तीसरी में, और आप सिर्फ परिवर्तित होते चले जाओगे। यही ट्रुथ है। चेंज ही इस ब्रह्मांड का नियम है। हर चीज का कन्वर्जन होगा, लेकिन कोई भी चीज डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएगी। तो इसलिए मृत्यु अगर चेंज है तो डर किस बात का, और मृत्यु अगर एक लंबी नींद है तो नींद से क्या डरना। फ्रेंड्स, सोते तो हम रोज हैं, रोज रात को हम सोते हैं और हमें पता ही नहीं चलता और सुबह हो जाती है। हम समझ ही नहीं पाते कि वो 7-8 घंटे कहाँ बीत गए। इसलिए मृत्यु से घबराना व्यर्थ है और मृत्यु से बचना भी व्यर्थ है। ये बस एक प्रोसेस है जिसे हम सबको फेस करना ही है। और कहते हैं ना कि जो मृत्यु से पहले ही मर गया वो ही संसार के अंतिम सत्य को समझ पाएगा। अभी आप जिंदा हो, इसलिए लाइफ को जितना हो सके उतना अच्छे से जियो और अपनी जीवित चेतना से जितना खुशियों का फील कर सको उतना खुशियों को फील करो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।